आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिंकेज या संलग्नता, है ना। चैप्टर 36 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है संलग्नता, वो हम लोग समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की पहले, है ना, तो आपको पता है कि एक गुणसूत्र होता है, ठीक है, उसका निर्माण किससे हुआ है? उसका निर्माण हुआ है डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मनुष्यों के अंदर, ठीक है। गुणसूत्र का निर्माण हुआ है किससे? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो डीएनए जो होता है, जैसे कि सपोज अगर ये मान लो गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो डीएनए है वो इस तरह से कुंडलित होकर क्या करेगा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इस तरह से कुंडलित होकर क्या करेंगे? गुणसूत्र का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, ठीक है। अब इस डीएनए का जो एक खंड है, यानी इस डीएनए का मैं अगर ये इतना सा टुकड़ा ले लूं, है ना, इस खंड को हम बोलते हैं जीन, या मेंडल ने इसे क्या बोला था? कारक। अब इस जीन के पास क्या होता है? कंट्रोल होता है, विभिन्न लक्षणों को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो नियंत्रण करने की जो पावर होती है विभिन्न लक्षणों को, वो किसके पास होती है? जीन के पास होती है। लक्षण कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आंखों का रंग हो गया, हमारी त्वचा का रंग हो गया, है ना, ये सब ऐसे जो लक्षण होते हैं वो किसके नियंत्रण में होते हैं? जीन के नियंत्रण में होते हैं। और जीन जो होता है वो क्या होता है? डीएनए का खंड होता है। आगे बात समझ में। अभी देखो क्या है, अब आप बात करते हैं संलग्नता की। यहाँ पर ये जो गुणसूत्र आप देख रहे हो उसके अंदर ये तो नहीं है कि एक ही जीन होगा, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे जीन होते हैं। जैसे कि सपोज ये जीन ए है, ये जीन बी है, यहाँ पर ये जीन सी है, यहाँ पर ये जीन क्या है? डी है, ठीक है, ये जीन ई है, ये जीन एफ है, ये जी। इस तरह से अलग अलग जीन जो होते हैं जो पाए जाते हैं गुणसूत्र के ऊपर, है ना। तो ये जो जीन है, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक साथ जो गुणसूत्र यानी एक ही गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, उनमें ये क्षमता होती है कि क्या होना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ में क्या करेंगे? स्थानांतरित होंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? साथ में स्थानांतरित होते हैं, यानी साथ में क्या करेंगे? जनक से किसमें जाएंगे? संतति में जाएंगे। तो ये साथ में स्थानांतरित होने का जो गुण है, होने का ये जो गुण है, इसे ही क्या बोलेंगे? सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीनों के साथ रहने की प्रवृत्ति तथा इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या होता है? एक साथ होना, ये क्या कहलाता है? संलग्नता कहलाता है। शटन ने जो है इसकी खोज की थी संलग्नता की। आगे बात समझ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे कि सहलग्नी जीन किन्हें कहेंगे? सहलग्नी जीन की क्या डेफिनेशन बनेगी? संलग्नी जीन का क्या मतलब होगा? वे जीन जो एक साथ क्या करेंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, क्या कहलाएंगे? संलग्नी जीन कहलाएंगे, ठीक है। और अगर कहूं कि संलग्न समूह किसे कहेंगे, तो एक ही ये जो गुणसूत्र है उस पर मौजूद जीनों के यानी जीनों के समूह, ठीक है। यानी ये गुणसूत्र है हमारे पास, इस पे जितने भी गुणसूत्र आपको गुणसूत्र पर जितने भी जीन दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये ए बी सी डी, ये सब मिलकर एक समूह बना रहे हैं ना, ठीक है। और ये समूह क्या हो रहा है? एक साथ नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या कर रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इस समूह को हम क्या कहेंगे? सहलग्नी समूह कहेंगे। यानी एक ही गुणसूत्र पर जितने भी जीन उपस्थित होते हैं ये एक समूह बना लेते हैं, और ये समूह की प्रवृत्ति होती है कि ये साथ में क्या करेगा? एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम?
उसे हम कहेंगे सहलग्नी समूह। असहलग्नी जिन किन्हें कहेंगे कि वे जिन जो एक साथ नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाते, वो क्या कहलाएंगे? असहलग्नी जिन कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, ये तो हो गई सहलग्नता की क्या परिभाषा। ठीक है, अब इसको जो सबसे पहले समझाया वो किसने समझाया? शट्टन और बोवरी के द्वारा अपने प्रयोग में समझाया गया। ठीक है, और इसी आधार पर उन्होंने क्या किया? प्रकार भी बांटे सहलग्नता के। तो शट्टन और बोवरी के द्वारा क्या किया गया? 1906 के अंदर मीठी मटर, जिसका नाम होता है लेंथाइरस ओडोरेटस, क्या वैज्ञानिक नाम है? लेंथाइरस ओडोरेटस नाम है, ओडोरेटस नाम है, सॉरी। तो इससे मीठी मटर के ऊपर उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया, और उसके बाद क्या किया? बताया कि ये जो सहलग्नता होती है वो इस प्रकार से होती है। तो जो शट्टन और बोवरी का जो प्रयोग है ना, उसके द्वारा जो हम है सहलग्नता को समझेंगे। उन्होंने क्या किया? मीठी मटर का पौधा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर संकरण करवाया, दो विभिन्न जो है द्विप्रयासी लक्षण वाले जो मीठी मटर के पादप थे उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ जनक पीढ़ी उसने ली, उसके अंदर देखो प्रभावी लक्षण वाला पादप अलग लिया और अप्रभावी लक्षण वाला पादप अलग लिया। तो प्रभावी लक्षण में विशेषता ये थी कि नीले फ्लावर आते थे, नीले पुष्प आते हैं उसके अंदर, और उसका जो पराग कोश है वो कैसा है? लंबा। कैसा होगा? लंबा। सॉरी, परागकोश नहीं है, परागकण है। ठीक है, परागकण कैसे है? लंबे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो इसने लिया उसमें लाल तो पुष्प है लेकिन गोल परागकण है ना। अब नीले, ये तो है प्रभावी लक्षण, ठीक है, और ये है अप्रभावी लक्षण। ठीक, अब नीला पुष्प है तो नीले के लिए जीन यूज करेगा क्या? ब्लू कहते हैं तो बी। ठीक है, और क्योंकि समयुग्म की अवस्था में और जीन क्या होते हैं? डबल पाए जाते हैं, तो डबल बी डबल बी। लंबा जो है परागकण है तो एल, एक जीन नहीं होगा, दो होंगे तो कैपिटल एल, है ना। फिर उसके बाद इसमें करेगा तो लाल की जगह रेड नहीं लिखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, तो डबल बी स्मॉल एल। ये हो गई हमारे पास जनक पीढ़ी पी, है ना। फिर उसके बाद F1 पीढ़ी इसको प्राप्त करनी है, लेकिन F1 पीढ़ी प्राप्त करने से पहले क्या बनाने पड़ते हैं? युग्मक बनाने पड़ते हैं। तो युग्मक में क्या होगा? जीन की संख्या क्या हो जाएगी? आधी। तो दोनों बी में से एक बी आएगा और दोनों एल में से एक कैपिटल एल आएगा। इधर वाला युग्मक बनेगा अप्रभावी, एक बी और एक एल आ जाएगा। बन गए। अब आ गई F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी अगर आप देखते हो तो क्या होगा बेटा? कैपिटल बी, इसका और इसका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल बी के बाद क्या आएगा? अप्रभावी लक्षण स्मॉल बी, फिर कैपिटल एल और स्मॉल एल। प्रभावी लक्षण आ रहे हैं, दैट मीन्स F1 पीढ़ी कैसी होगी? नीले पुष्प वाली प्लस लंबे परागकण वाली। ठीक है, यहां तक आया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने परीक्षण संकरण करवाया। परीक्षण संकरण में क्या होता है बेटा? मेंडल में हमने 35 चैप्टर के अंदर देखा कि परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस जो होता है उसके अंदर हम क्या करवाते हैं? जो F1 पीढ़ी होती है उसका क्रॉस हम किससे करवाते हैं? अप्रभावी जनक से। आ गई बात समझ में? किससे? अप्रभावी जनक से। तो यहाँ पर अब क्या करवाएंगे हम? परीक्षण संकरण करवाएंगे। तो ये आ गई F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी है बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल ए। फिर अप्रभावी जनक क्या है? कैपिटल बी, एल और एल, है ना। तो ये इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर युग्मक बनेंगे तो इससे 4 तरीके के युग्मक बनेंगे। देखो अलग अलग, पहले F2 पीढ़ी प्राप्त होगी लेकिन पहले क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। ठीक है, परीक्षण संकरण हम करवा रहे हैं, इसके फलस्वरूप हमें प्राप्त क्या होगी? F2 पीढ़ी तो प्राप्त होगी, लेकिन क्या होगा? इसके अंदर पहले युग्मक बनेंगे। तो युग्मक 4 तरीके के बनेंगे क्योंकि 4 तरीके के जीन उपस्थित है, बी एल। ठीक है, फिर इस बी का स्मॉल वाले से करवा दो तो स्मॉल एल, ये हो गया। कैपिटल बी का क्रॉस दोनों से,
फिर इसके बाद स्मॉल बी को करवाएंगे इससे, तो स्मॉल बी और कैपिटल एल, फिर स्मॉल बी और स्मॉल एल आ गया। ठीक है, ये 4 युग्मक इससे बन गए। और इससे जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सेम ही बनेंगे, स्मॉल बी और एल, यानी एक ही तरीके का बनेगा, इसको इससे करवाओ चाहे इसको इससे करवाओ। ठीक है, तो ये युग्मक बन गए। युग्मक बनने के बाद उन्होंने क्या किया, संतति देखी, F2PD प्राप्त की, या मैं मिटा रही हूं, ये प्रयोग ध्यान रखना किसका है, सट्टन व बोवेरी का प्रयोग है, जिसके माध्यम से सहलग्नता का वर्णन उन्होंने किया। और ये किसका उदाहरण है, अपूर्ण सहलग्नता का उदाहरण है। ये चीज ध्यान रखना, ये जो एग्जाम्पल है, अभी डेफिनेशन अपूर्ण और जो है पूर्ण सहलग्नता बताऊंगी, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके किस में काम आएगा, सहलग्नता का जो प्रकार है अपूर्ण सहलग्नता, उसके अंदर काम आएगा। देखो नीचे नहीं समझ में आ रहा इसको, ये यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखो क्या हुआ है, सट्टन और बोवेरी ने सहलग्नता को समझाने के लिए जो मीठी मटर होती है उसके ऊपर प्रयोग किया। नीले पुष्प और परागकण लंबा, ये प्रभावी लक्षण है। लाल पुष्प और गोल परागकण, ये अप्रभावी लक्षण है। नीले के लिए कैपिटल बी और लंबे परागकण के लिए एल जीन हो गए समयुग्म की जनक के अंदर, और ये स्मॉल बी और स्मॉल एल हो गए जनक के अंदर जीन। ठीक है, युग्मक बने तो बी कैपिटल एल आ गया, स्मॉल बी स्मॉल एल आ गया। F1PD प्राप्त की इन दोनों को क्रॉस करवाने पर, तो नीले और लंबे परागकण प्राप्त हो गए। फिर उन्होंने क्या करवाया, परीक्षण संकरण कराया। परीक्षण संकरण में क्या होता है बेटा, जो F1PD है उसका संकरण इस अप्रभावी जनक से करवाते हैं। अप्रभावी जनक में ये जीन थे और F1PD में ये जीन थे। अगर इसको F1PD से हम युग्मक बनाएंगे तो ये 4 युग्मक बनेंगे, और जो जनक पीढ़ी है उससे युग्मक बनेंगे तो ये वाले बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही बन रहा है ना। तो अब ये हो गया, अब युग्मक जब बन गए हैं तो अब हमें क्या प्राप्त होगी बेटा, F2PD प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखो F2PD जो प्राप्त हुई उसके अंदर उन्होंने देखा क्या, अब इस वाले का क्रॉस करवाओ पहले इससे, बी स्मॉल बी आएगा पहले, क्योंकि हम इसको इससे क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, फिर कैपिटल एल और स्मॉल एल आया। ठीक है, पहला हो गया। फिर इस वाले को करवाओ, कैपिटल बी स्मॉल बी और फिर स्मॉल एल है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको प्राप्त होगा, ये इस वाले को इससे क्रॉस करवाओ, तो क्या प्राप्त होगा, स्मॉल बी कैपिटल एल है तो कैपिटल एल और इसका स्मॉल एल। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल। ये जो है वो हमको जनरेशन प्राप्त हो गई। अब इसमें कैपिटल भी आ रहा है और कैपिटल एल भी आ रहा है, दैट मीन्स ये कैसा होगा, नीला और लंबा। ठीक है, अब इसमें कैपिटल बी और स्मॉल एल आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, नीला और क्या हो गए, लॉन्ग की जगह क्या हो गए, गोल परागकण। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लाल और लंबा परागकण क्योंकि कैपिटल एल आ रहा है, और यहाँ पर नीला और लाल और गोल परागकण, क्योंकि स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। ठीक है, अब देखो अनुपात उसने क्रॉस करवा के देखा तो अनुपात उसको प्राप्त हुआ, प्रतिशत जो है 44, 6, 44, यानी 44 पौधे लंबे, 6 पौधे ये, 6 पौधे ये और वापस ये भी 44। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो इसका क्या हुआ, जो प्रारूप प्रतिशत है वो प्राप्त हुआ। उसके बाद अनुपात उसने प्राप्त किया, अगर इसका अनुपात निकाला तो उसको मिला 7। ठीक है, 7 अनुपात 1 अनुपात 7 अनुपात प्रतिशत निकाला। जबकि मेंडल के अनुसार जब भी परीक्षण संकरण करवाते हैं तो अनुपात कितना आता है, 1
अनुपात एक अनुपात एक आता है, यानी 50-50 का रेशियो आता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा था, 50-50 का रेशियो नहीं आ रहा था। कितना आ रहा था, 7 अनुपात एक अनुपात 7 आ रहा था, है ना। जबकि आना कितना चाहिए था, प्रतिशत आना चाहिए कितना, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपेक्षित जो प्रारूप आना चाहिए था 1-1-1, लेकिन कितना प्रतिशत आया है यहाँ पर 7, यानी अनुपात प्रतिशत जो है वो कितना आया, 7-1-1-7। अब देखो ये तो क्या है, ये वाले प्रेत्रक जो गुण होते हैं, प्रेत्रक, या हम बोलेंगे पेरेंट के लक्षण, क्योंकि पेरेंट कैसे थे, नीले और लंबे वाले थे और लाल और गोलाकार। लेकिन ये कैसे आ गए, नए लक्षण आ गए। ठीक है, कैसे आ गए, नए लक्षण। तो इसका रीजन क्या बताया इन्होंने, शटन और बोवेरी ने बताया कि जब युग्मक निर्माण होता है ना, तब क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाती है। ठीक है, इससे प्रेत्रक गुणों के अलावा नए लक्षण का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, विकास होता है संतति में। आ रही बात समझ में, क्या हो रहा है बेटा, कि जो प्रेत्रक है वो लक्षण तो आते ही आती है संतति में, लेकिन कुछ संततियों में क्या हो जाते हैं, नए लक्षण भी आ जाते हैं। तो उसका रीजन क्या कहा इन्होंने, उसका रीजन ये कहा कि जब भी क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक बनने में कौन सा जो है विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमको पता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था जो प्रथम होती है, उसकी पैकाइटिन अवस्था के अंदर जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। 11th के अंदर पढ़ा है ना। तो इस क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या आ जाता है, नए लक्षणों वाली संतति। देखो नीले के साथ कौन जुड़ गया है, गोल जुड़ गया है, लाल के साथ क्या जुड़ गया है, लंबा, जबकि लंबा किसके साथ था, नीले के। यानी यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और नए लक्षण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसे कहते हैं अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता क्या होती, जब जो पेरेंट्स के लक्षण है सिर्फ वो ही दो लक्षण किसके अंदर जाते, बच्चे के अंदर जाते, है ना। उनकी होने वाली संतान बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लक्षण वाली होती है ना, कोई और लक्षण इनके अंदर नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसके अंदर जब उन्होंने करके देखा तो क्या हुआ, नए लक्षण भी विकसित हुए, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन हुआ। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल का हमने पढ़ा है कि एक लक्षण बाधित नहीं होता कि वो इसी लक्षण के साथ रहे, वो किसी अन्य लक्षण के साथ भी क्या कर सकता है, जोड़ा बना सकता है। आगे बात समझ में। तो ये जो है ये अपूर्ण सहलग्नता है, जिसको किसने बताया, शटन और बोवेरी ने बताया। आगे बात समझ में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपूर्ण सहलग्नता और पूर्ण सहलग्नता की परिभाषा, और पूर्ण सहलग्नता को मॉर्गन ने ड्रोसोफिला नामक जो फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई यानी मतलब जो फल मक्खी होती है ड्रोसोफिला, उसके ऊपर अपना प्रयोग किया और उसने पूर्ण सहलग्नता को समझाया। तो मैं आपको पूर्ण सहलग्नता समझाती हूँ और अपूर्ण सहलग्नता की और पूर्ण सहलग्नता की डेफिनेशन समझाती हूँ। देखो अब हम लोग देखते हैं सहलग्नता के प्रकार। दो प्रकार की होती है, पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। दो प्रकार होते हैं, अपूर्ण सहलग्नता और इनकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने समझाया है आपको। दो समजात गुणसूत्र के मध्य सहलग्नी जीनों का जीन विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे प्रेत्रक, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो नीले हैं फ्लावर प्लस लंबा परागण है वो साथ में बने थे, कितने थे, 44 थे, है ना। और लाल और गोल परागण वाले जो फ्लावर थे वो भी कितने थे, 44 थे। ये तो थे कौन से गुण, प्रेत्रक गुण। लेकिन इसके अलावा भी क्या हुए थे, हमारे पास जो गुण है वो आए थे, है ना। तो ये जो नए बनने वाले जो गुण थे, जैसे कि लाल किसके साथ जुड़ गया था,
लाल जुड़ गया था लंबे के साथ, नीला जुड़ गया था गोलाकार के साथ, है ना। तो ये जो नए लक्षण जुड़े ये क्या है, पुनः संयोजी, ठीक है। नए लक्षण क्या है, पुनः संयोजी लक्षण है। तो दोनों प्रकार के जीव जो है वो उत्पन्न हुए थे, अभी हम लोगों ने देखा, यानी नए लक्षण वाले जीव भी उत्पन्न हुए और जो पेरेंट्स के लक्षण थे वो वाले जीन युक्त जो पौधे हैं वो भी उत्पन्न हुए। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाता है तो बैटसन और पुनेट का प्रयोग जो अभी मैंने आपको लिखवाया है ना वो आप कर लोगे, ठीक है। फिर आता है पूर्ण सहलग्नता। सहलग्न समूह का मतलब किसी भी गुणसूत्र पे मान लो ये जो जीन उपस्थित है ए बी सी, ये क्या है, समूह है, सहलग्नी समूह है, ठीक है। तो ये समूह का स्थानांतरण हूबहू क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, स्थानांतरित होता है। इसलिए प्रेत्रक लक्षण तो वही होते हैं लेकिन पुनः संयोजी लक्षण यानी नए लक्षण उत्पन्न ही नहीं होते। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जीन विनिमय की क्रिया नहीं होती। कारण क्या है, पूर्ण संलग्नता के, ठीक है, कि जीन्स जो है वो काफी एक दूसरे के नजदीक होते हैं और जो जीन्स है वो कई पीढ़ियों तक एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर नहीं होते, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि पूर्ण जो संलग्नता होती है उसको उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो परिभाषा तो आ गई आपके कि जो संलग्न समूह है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, यानी जीन का जो समूह है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की नहीं जो है वो क्रिया नहीं होती है, तो उसे पूर्ण संलग्नता कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो जो है वो दिया मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर जो है प्रयोग करके। उसने क्या किया, ड्रोसोफिला पर प्रयोग के माध्यम से मॉर्गन ने क्या किया, समझाया। उसने जो ड्रोसोफिला मक्खी है उस पे क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ग्रे भूले जैसे प्रभावी लक्षण के रूप में उसने लिया ग्रे भूरा कलर, मतलब हल्का भूरा और जो ग्रेइश कलर होता है ना, तो या हम बोले भूरे की जगह ग्रे भी लिख सकते हैं, है ना। तो भूरे रंग के जो पंख थे एक मक्खी के, और उसमें दूसरा प्रभावी लक्षण था, दो लक्षण साथ में लिए उसने। तो एक तो भूरा रंग, ठीक है, उस मक्खी का, और उसके जो पंख है वो लंबे हैं, ठीक है। जनक पीढ़ी में क्या लिया उसने, भूरे रंग की यानी भूरा तो रंग और लंबे पंख, लंबे पंख है मक्खी के, ठीक है। तो भूरे रंग के लिए या ग्रेइश कलर के लिए डबल जी और लंबे के लिए LL। इसका जो संकरण है वो उसने करवाया काला रंग अवशेषी जो अप्रभावी लक्षण है। मक्खी का रंग कैसा है, काला, और पंख लंबे नहीं है तो उन्हें बोलेंगे अवशेषी पंख, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्मॉल जी स्मॉल एल। ये इसने ली क्या, जनक पीढ़ी अपने प्रयोग के लिए, किसने, मॉर्गन ने। और जिस मक्खी पे किया उसका नाम था ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, है ना, ठीक है। फिर अब क्या बनेंगे, F1 पीढ़ी लाएंगे तो क्या बनेंगे, पहले F1 पीढ़ी से पहले बनता है युग्मक। तो युग्मक में जीन की संख्या क्या हो जाती है, आधी, तो इन दोनों में से एक जाएगा, इसमें क्या होगा, एक जाएगा, हो गया। F1 पीढ़ी हमको प्राप्त होगी तो क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल L और स्मॉल कैपिटल पहले आता है, यानी प्रभावी पहले आता है और अप्रभावी बाद में। तो कैसे हो गए, लंबे और भूरे, यानी भूरे और लंबे पंख वाले जो F1 पीढ़ी वो प्राप्त हुई। फिर उसने वापस टेस्ट क्रॉस करवाया, यानी परीक्षण संकरण करवाया, जो कि जैसे उसने सटन और बॉवेरिन ने करवाया था, सॉरी पुनेट ने करवाया था, सटन और पुनेट के द्वारा करवाया गया। तो परीक्षण संकरण जो है उसके अंदर क्या किया गया, F1 पीढ़ी जो है उसका क्रॉस किससे करवाया, अप्रभावी जनक से करवाया। F1 पीढ़ी में कैपिटल जी कैपिटल L स्मॉल a। अप्रभावी जनक के जीन क्या है, कैपिटल जी सॉरी स्मॉल जी कैपिटल L, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेंगे, F1 पीढ़ी आएगी लेकिन पहले क्या बनेंगे, F2 पीढ़ी आएगी लेकिन पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो जो जीन है वो जो है युग्मक बनेंगे। तो युग्मक जो उसने पाए कितने तरीके के बने, इसके अंदर 4 तरीके के बनने चाहिए थे लेकिन कितने तरीके के बने, 2, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं। तो कैपिटल जी और जो कैपिटल L है वो साथ में आ गया, स्मॉल जी और कैपिटल L जो है वो साथ में आ गया, क्योंकि पेरेंट्स के गुण ही साथ में चल रहे हैं।
है ना। तो पेरेंट्स जो थे पहले, जो प्रेत्रक थे इनके, उनमें युग्मक किस तरीके के बने थे बेटा, कैपिटल जी और कैपिटल एल वाले, स्मॉल जी और स्मॉल एल वाले। तो इसमें क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ युग्मक बनते समय, तो सेम ये कि ये लक्षण क्या होंगे, रिपीट होंगे जो कि पेरेंट्स के अंदर थे। इसलिए जिन जो युग्मक बने उसमें जो जीन है वो सेम इनके जैसे आए। तो इसीलिए तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पूर्ण सहलग्नता बताओ तो आपको, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसीलिए जिन जो आप लोगे युग्मक के समय वो यही जिन लोगे, चाहे इसके अंदर जिन 4 प्रकार के, पर लेकिन युग्मक ऐसे ही बनेंगे जो पेरेंट्स में बने थे, है ना। तो ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर जो बनेगा वो स्मॉल जी स्मॉल एल, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से आपको लिखने, 4 तरीके के जिन यहाँ जिन युक्त जो युग्मक है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो F2 पीढ़ी है। अब इस वाले को आप इससे क्रॉस करवा दोगे तो F2 पीढ़ी कैसी आएगी, इस वाले को इससे करवाओगे तो कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है। फिर कैपिटल एल स्मॉल ए, अनुपात क्या हो जाएगा, स्मॉल जी स्मॉल एल, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल जी और कैपिटल एल आ रहा है, दैट मीन्स ये भूरा और लंबा हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, स्मॉल जी और स्मॉल एल आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, काला रंग प्लस अवशेषी पंख, है ना। तो अनुपात क्या आ गया, 1:1। आ गई बात समझ में। यानी मेंडल का जो प्रयोग है परीक्षण संकरण, जिसके अंदर अनुपात कितना आया था, 50-50 वाला, है ना, 1:1। तो सेम वही इसमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। यानी इसके अंदर स्वतंत्र अपयूहन नहीं हुआ है, इसीलिए पैतृक गुण वैसे के वैसे रह गए। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, पूर्ण सहलग्नता का। इज इट क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरीके से जो है सहलग्नता के दोनों प्रकारों को करना है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में, जो है आपका जीन विनिमय। जीन विनिमय जो है वो आप काफी पोर्शन जो है इसका क्या कर चुके हो, 11th के अंदर पढ़ चुके हो। 11th में मैंने पढ़ाया था, तब आपको कहा भी था कि ये आपके वापस 12th के अंदर काम आएगा, है ना। तो जीन विनिमय को एक बार मैं आपको फिर से, हालांकि आपके बुक में समझा नहीं रखा, बट फिर भी आपको थोड़ा समझ आ जाए, इसलिए मैं जीन विनिमय आपको सीधा एकदम इन शॉर्ट समझा देती हूँ। और तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है। देखो, सबसे पहले ये जो क्रिया है वो युग्मक निर्माण के समय होती है। किसके समय होती है, युग्मक निर्माण के समय होती है। युग्मक निर्माण किससे होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन से। और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। तो अर्धसूत्री प्रथम की जो पूर्वावस्था या प्रोफेज होती है, पूर्वावस्था प्रथम की कौन सी अवस्था, पैकाइटिन अवस्था, उसके अंदर ये क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब आप लोगों ने जो है अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था जो प्रथम होती है उसकी जो अवस्थाएं हैं उनके नाम अगर आप लोगों ने सुने होंगे तो सुने होंगे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कौन कौन सी अवस्था होती है, लिप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकाइटीन, चौथी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, और 5वीं है डाइकाइनेसिस, है ना। ये जो है 5 अवस्थाएं होती हैं किसकी, अर्धसूत्री प्रथम की, पूर्वावस्था प्रथम की। तो सबसे पहले आता है, इन शॉर्ट आपको मैं समझा देती हूँ ताकि क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आ जाए, डेफिनेशन जो है वो समझ में आ जाए। लिप्टोटीन के अंदर, जैसे ये कोई भी आपके क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका है, ये केंद्रक है, तो इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ किसके रूप में होता है, क्रोमेटीन तंतुओं के रूप में होता है, एक धागे के रूप में होता है। क्रोमेटीन तंतु का निर्माण किससे होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से ही होता है, ठीक है। तो क्रोमेटीन यानी धागे के समान होता है। तो लिप्टोटीन अवस्था में इस क्रोमेटीन से क्या बनते हैं,
गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि इससे क्या होगा, मतलब ये क्रोमेटिन जो धागे वाला, ये जो धागे की समान संरचना है, ये इस तरह से कुंडलित होगी और कुंडलित होकर क्या बना लेगी, इस तरह से संरचना बना लेगी, कुंडलित होकर इसे हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। आगे बात समझ में, तो ये क्रिया होती है किसमें, लिप्टोटीन में, यानी क्रोमेटिन तंतु से क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणसूत्र निर्माण किससे हुआ, क्रोमेटिन। दो वर्ड आएंगे, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड, दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्रोमेटिन से गुणसूत्र का निर्माण आया। फिर आया जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्रियाएं होती है, एक तो होती है साइनेप्सिस, ठीक है, फिर युगली निर्माण, और एक होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स निर्माण। ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स निर्माण, ये सारी क्रियाएं किसमें होती है, जाइगोटिन अवस्था में होती है। तो क्या होता है, सबसे पहले साइनेप्सिस क्या होता है, समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो नजदीक आते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, वो गुणसूत्र जो आकृति और अमाप में कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिनकी आकृति। तो समजात गुणसूत्र का क्या होना, पास में आना, क्या कहलाता है, साइनेप्सिस कहलाता है। वैसे ये टॉपिक अभी आपका नहीं है 11th का, बट मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ वापस से, है ना। फिर ये दोनों पास में आते हैं और जो संरचना बनती है इस तरीके से, उसे क्या कहते हैं, युगली या बाइवेलेंट अवस्था कहते हैं। ठीक, फिर ये युगली जो है उसके अंदर प्रोटीन के तंतु इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, इस समय निर्माण होता है। तो ये हो गए आपके कौन सी अवस्था, जाइगोटिन अवस्था। फिर आता है पेकाइटिन अवस्था। तो पेकाइटिन के अंदर क्या होता है, एक तो बनती है टेट्रेड अवस्था। पेकाइटिन में क्या बनता है, टेट्रेड अवस्था, या इसको बोलते हैं चतुष्क अवस्था। ठीक है, टेट्रेड मतलब 4 होते हैं। फिर दूसरी चीज होती है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। ठीक है, ये चीज होती है। अब क्या होता है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, देखो ये जो समजात गुणसूत्र थे, जिनको किसने, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने क्या किया हुआ था, जोड़ा हुआ था, ये क्या होते हैं, बीच में से इसके जो ये क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड, ये भुजाएं क्या कहला रही है, क्रोमेटिड कहला रही है। ठीक है, ये भुजा क्रोमेटिड कहला रही है। तो ये बीच में से फट जाते हैं, फटने की वजह से एक गुणसूत्र में आपको कितने, 4 ये जो क्रोमेटिड होते हैं वो इस तरह से क्या आते हैं, नजर आते हैं। तो ये चतुष्क अवस्था क्या होती है, बन जाती है, यानी युगली अवस्था चतुष्क अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेट्रेड अवस्था का निर्माण, है ना। फिर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, अब देखो ये जो आपको 4 भुजाएं दिख रही है ना, 4 क्रोमेटिड दिख रही है, तो ये गुणसूत्र ए है और ये है बी। तो इसकी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड, क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये भुजा इसके साथ क्या कहलाएगी, यानी इसकी ए की भुजा और बी की भुजा, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ गया, क्या कहलाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है या जीन विनिमय की जो क्रिया है वो किसके बीच होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ये आपस में क्या करेंगे, इस तरह से डीएनए खंडों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी ये वाला अंश मान लो, ये नॉन सिस्टर यानी जो क्रोमेटिड है उनकी नॉन सिस्टर भुजाएं हैं, ये एक समजात गुणसूत्र, एक, यानी इधर वाला इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी अगर मैं परिभाषा बोलूं तो कि समजात गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है उसके बीच में डीएनए खंडों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहलाता है। तो ये जीन विनिमय की जो क्रिया होती है बेटा वो क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट आपके डिप्लोटीन अवस्था, ये अवस्था। तो इसमें क्या होता है, काइज्मा निर्माण,
ठीक है। काइज्मा जो है निर्माण की क्रिया जो होती है वो होती है, क्या होता है काइज्मा निर्माण। देखो जब ये जीन विनिमय आ रहा था तो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो उपस्थित होते ही है इसके अंदर, है ना। तो धीरे धीरे ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये जो गुणसूत्र बिंदु है, ये जो डॉट है, इसको गुणसूत्र बिंदु कहते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है पहले खत्म होंगे, फिर थोड़ा इधर से खत्म होंगे, फिर थोड़ा क्या होंगे इधर से होंगे, लास्ट में क्या होंगे, एक बिंदु जो है गुणसूत्र पे क्या होंगे, यानी यहाँ पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक बिंदु के रूप में एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे बस। ठीक है, यानी ये बिंदु ये सारी खत्म हो गई, ये अलग अलग पोर्शन हो गए, यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गई इसकी सारी क्रोमेटिड। बस ये कहाँ पे अटैच है एक दूसरे से, इस बिंदु पे अटैच है, और ये बिंदु ही क्या कहलाएगा, काइज्मा कहलाएगा। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, इसी बिंदु पर होता है, क्रॉसिंग ओवर इसी काइज्मा पे होता है। ठीक है, और ये काइज्मा हो सकता है एक जगह भी हो सकता है ये यहाँ पर दो जगह पे हो। ठीक है, हो सकता है ये ऐसे, ये तीन जगह, एक तो यहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये काइज्मा तीन जगह भी बन सकते हैं। तो इस काइज्मा की संख्या के आधार पर जीन विनिमय कितने प्रकार का हो जाता है, तीन प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो ये काइज्मा का क्या हो जाता है, निर्माण, यानी जो है सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट जाते हैं और गुणसूत्र की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक बिंदु पर क्या हो जाती है, मतलब ऐसे अटैच रह जाती है एक बिंदु पर। इस बिंदु को हम काइज्मा कहते हैं। काइज्मे का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, डिप्लोटीन अवस्था के अंदर होता है, और लास्ट में क्या होता है, इस पे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सारी भुजाएं अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस भुजा इसका यानी इस गुणसूत्र का खंड तो इधर आ गया और इस गुणसूत्र का खंड किधर चला गया, इधर चला गया, है ना। तो ये जो क्रिया होती है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, और जब ये बिल्कुल सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये मध्य से खत्म होते हुए थे कहाँ खिसकते हैं, अंतिम सिरे तक खिसकते हैं, इसे उपांति भवन कहते हैं। और लास्ट में जो अवस्था आती है हमारी डायकाइनेसिस, उसमें बिल्कुल ये अलग हो जाते हैं और जो केंद्रक झिल्ली होती है वो बिल्कुल हट जाती है। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है हमारी किसकी, क्रॉसिंग ओवर की। अब देखो क्रॉसिंग ओवर जो है उसके कितने प्रकार है बेटा, तीन प्रकार है, वो भी मैंने बताया किसके आधार पर बने हैं, काइज्मा की संख्या कितनी बन रही है। अगर जो डीएनए खंडों का आदान प्रदान हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, ठीक है, जीन विनिमय के प्रकार कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार होते हैं। एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और बहु जीन विनिमय। दोहरा जीन विनिमय और तीसरा है बहुजीन विनिमय। यानी अगर क्या होता है, ये समजात गुणसूत्र है और इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में काइज्मा जो है वो कितना बन रहा है, सिर्फ एक, तो क्या कहलाएगा, एकल जीन विनिमय। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, काइज्मा कितने बन रहे हैं, एक तो यहां बन गया और ये दूसरा बन गया, ये पहला और ये दूसरा, काइज्मा निर्माण दो जगह हो रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये दोहरा जीन विनिमय। और बहुजीनी में दो से अधिक अगर काइज्मा बनते हैं, जैसे कि सपोज ये समजात गुणसूत्र है, इसमें थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ये एक गुणसूत्र है। अब इसमें दो दो दूसरा गुणसूत्र क्या है, अटैच है, नहीं बनेगा ये, ये इस तरीके से, ये देखो
ये एक यहाँ पर अटैच हो रहा है, फिर दूसरा यहाँ अटैच हो रहा है, तीसरा यहाँ अटैच हो रहा है ना। तो ये इस तरीके से अगर क्या होते हैं, 3 काइज़्मा बनते हैं, है ना, 3 जगह पे क्या होते हैं, या मतलब 2 से अधिक काइज़्मा बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुजीन विनिमय कहा जाता है। तो ये जीन विनिमय के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि जीन विनिमय की जो विशेषताएं हैं वो बताइए कि क्या क्या विशेषताएं होती है जीन विनिमय में। तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले कहाँ होता है ये, अर्धसूत्री प्रथम की पूर्वावस्था, प्रथम की पैकाइटिन अवस्था में होता है, ठीक है। किनके बीच होता है, दूसरी विशेषता, समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच में होता है, ठीक है। और जिस बिंदु पर होता है उसे क्या कहते हैं, काइज़्मा कहते हैं। काइज़्मा की संख्या के आधार पर जीन विनिमय के क्या बनते हैं, प्रकार, जो कितने होते हैं, 3। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसकी विशेषताओं में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके अलावा इसमें क्या विशेषता होती है कि जीन विनिमय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज, दोनों ध्यान रखना कि जो जीन विनिमय है गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यदि क्या होगा, गुणसूत्र ज्यादा लंबे होंगे, इनकी भुजाएं जो है वो ज्यादा लंबी होगी, तो जीन विनिमय के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इजीली वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, लंबे होंगे। इसलिए जो जीन विनिमय है वो गुणसूत्र की जो भुजा होती है उसकी लंबाई पे निर्भर करती है। भुजा अगर छोटी है तो जीन विनिमय यानी डीएनए खंडों का आदान प्रदान होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। अगर भुजाएं गुणसूत्र की क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो जीन विनिमय के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लंबी है तो भुजा छोटी है तो जीन विनिमय के चांसेस घट जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों के बीच की दूरी पर भी जीन विनिमय निर्भर करता है। अगर मान लो यानी ये गुणसूत्र है, उसके ऊपर ये जो जीन ए है और बी है, ठीक है, इसके बीच में दूरी क्या है, अधिक है, तो जीन विनिमय होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। और ये जीन के बीच में दूरी कम है तो जीन विनिमय के चांसेस भी क्या है, कम है। आ गई बात समझ में। तो जीन जो गुणसूत्र के जो ये गुणसूत्र की भुजा होती है, अगर उसकी लंबाई अधिक है तो जीन विनिमय के चांसेस ज्यादा है। और ये जो एक ही गुणसूत्र पर या गुणसूत्रों के ऊपर अगर जो जीन है उनके बीच की दूरी जो अगर अधिक है तो जीन विनिमय के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब ये तो आपके विशेषताएं या लक्षण जो थे वो आपकी बुक में दे दिए हैं। इसके अलावा मैंने नोट्स के अंदर आप लोगों को लिखा है कि जीन विनिमय का महत्व बताइए, ठीक है, क्या क्या यूटिलिटी है। तो इससे नए संयोजन युक्त युग्मक बनते हैं। जो युग्मक बनते हैं उनमें क्या आते हैं, नए लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ नए लक्षणों का जो एक जाति होती है उसमें विकास होता है। क्रॉसिंग ओवर द्वारा गुणसूत्र पर जीन्स की रेखीय विन्यास का पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि गुणसूत्र में जो जीन होते हैं वो एक रेखा के अंदर क्या होते हैं, रेखिक विन्यास का पता चलता है, यानी एक रेखा में इस गुणसूत्र भुजा पर जो जीन होते हैं वो पाए जाते हैं, हमें ये पता चलता है। फिर एक क्रॉसिंग ओवर द्वारा गुणसूत्रों के अनुवांशिक मानचित्र बनाने में भी क्या होती है, मदद मिलती है, हम मानचित्र बना सकते हैं। जीवों में विभिन्नताएं आती है, विकास के लिए आवश्यक है। जीन विनिमय के द्वारा क्या होती है, नए लक्षण आते हैं, तो पहले वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनसे नए लक्षण वाली संतति बनती है ना। तो ये विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, एक दूसरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एडेप्टेशन कर सकते हैं, मतलब अपने आप को अनुकूल बना सकते हैं। फिर उसके बाद है इसके उपयोग अधिक उत्पादक वाले जो जाति वाले जो पौधे होते हैं या जो जंतु होते हैं वो ब्रीड्स प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जीन विनिमय कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग संलग्न जो विकार होते हैं, है ना, उनके बारे में नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।